मगर नोजा मुझे अजीब सा आदमी लगता है, ये ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है। जैक ने अपना शक जाहिर किया। हाँ, तौफीक ने भी मुझसे यही बात कही थी। बहरहाल हमें इससे एहतियात बरत कर दूर ही रहना चाहिए। मैंने ये कहकर मौजू ख़त्म कर दिया। मज़दूरों ने पूल की तैयारी शुरू कर दी थी। फजल, जो कुछ दिनों के लिए घर गया था, वो भी वापस आ गया। अब मुझे चंद दिन के लिए घर जाना था, लिहाजा मैं काम फजल और जैक के हवाले करके खुद अपने घर आ गया। अभी मुझे घर आए करीबन 4 दिन ही हुए थे कि 5वीं रोज़ सुबह सवेरे ही फजल आ गया। उसने खबर सुनाई कि कल से 2 मजदूर गायब हो गए हैं। उनका अता पता नहीं चल रहा, कहीं काम छोड़कर भाग गए होंगे। आस पास कहीं देखना था, कहाँ जा सकते हैं वो। मुझे तशवीश हुई। हमने हर जगह इन्हें तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। और फिर उन दोनों की बीवियां और घर के दीगर अफराद तो वहीं मौजूद हैं। वो इन्हें छोड़कर क्यों भागेंगे? फजल ने कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। मैं फजल के साथ ही बस्ती में आ गया। गायब होने वाले दोनों मजदूर हिंदू थे, लखन और गनीश। दोनों के घर वाले अफसुर्दा और परेशान थे। लखन की बीवी ने तो रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि दोनों कैसे गायब हुए, तो इन्होंने ला अलमी का इजहार किया और बताया कि सब सोए हुए थे। सुबह उठकर देखा तो दोनों मौजूद नहीं थे। मैंने जैक से पूछा तो वो बोला, मैं रात जल्दी सो गया था। फजल रात के पहरे पर मौजूद था, इससे पूछो। फजल तो पहले ही बता चुका था कि उसे कुछ मालूम नहीं, दोनों कहाँ लापता हो गए। मैं सोचने लगा कि कहीं उनको कोई जंगली जानवर तो उठाकर नहीं ले गया, मगर दोनों अलग अलग रहाइश गाह में सो रहे थे। जंगली जानवर अगर उठाता तो एक ही घर के लोगों को उठाता, और फिर अब कोई आदमखोर दरिंदा भी मौजूद नहीं था और ना ही इसकी निशानदही हुई थी। फिर भी जंगल में जाकर तलाश कर लेना चाहिए, हो सकता है उनकी गुमशुदगी का कोई सबूत मिल जाए। जैक और फजल को वहीं छोड़कर मैं अकेला ही जंगल में आ गया, मगर सारा दिन सरगर्दा रहने के बाद भी कोई मामूली सा निशान भी ना मिल सका। वापस आकर मैंने दोनों के घर वालों को बताया कि जंगल में तो उनकी गुमशुदगी का कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है कि वो बताए बगैर कहीं चले गए हों और 1-2 रोज़ में वापस आ जाएं। लेकिन दोनों के घर वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, मेरे समझाने पर वो काम पर लग गए। फिर 2 दिन बाद एक औरत गायब हो गई। ये औरत भी रात को ही अचानक लापता हुई थी। क्योंकि वो अकेली थी, इसलिए किसी ने इतना शोर शराबा ना किया, मगर मजदूरों के अंदर हलचल ज़रूर पैदा हो गई। मैं और जैक इस बात पर हैरान थे कि मजदूर पर इसरार तरीके से कैसे लापता हो रहे हैं। रात में फजल ही पहरे पर था, मगर वो भी ला इल्म था। तब मैंने फैसला किया कि रात को मैं खुद गश्त करूंगा। मुसलसल 4 रातें मैंने सख्त पहरा दिया, मगर छठे दिन फिर एक और गुमशुदगी सामने आ गई। मजदूर अब बहुत ज़्यादा खाइफ हो रहे थे। जैक और फजल का ख्याल था कि कोई बहुत ही शातिर और चालाक दरिंदा है जो इंसानों को चोरी छपे उठा रहा है। हो सकता है कोई तेंदुआ हो, क्योंकि ऐसी चालाकी और होशियारी वही दिखाता है। मगर मेरा ये ख्याल हरगिज नहीं था। कोई भी दरिंदा जब अपने शिकार को उठा ले जाता है तो कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाता है, और यहाँ ऐसा कोई सबूत, कोई निशानी नहीं थी। ये कुछ और ही चक्कर लग रहा था। एक पल को मेरा ध्यान नौजे की तरफ गया कि कहीं वो तो ये हरकतें नहीं कर रहा, मगर वो लोगों को क्यों गायब करेगा? वो तो आम सा मजदूर है। इस तरह के कई सवालात मेरे जहन में आए। फिर मैंने कुछ सोचकर तौफीक को अपने पास बुलाया और इससे पूछा कि वो इस दोनों के बारे में क्या बताना चाहता था। वो बोला, साहब, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो आप उसे फौरन काम से निकाल दें।
अगर उस दिन आप मेरी बात सुन लेते तो आज ये चंद लोग इस तरह गायब ना होते। तो तुम्हारा मतलब है कि ये जो लोग गायब हुए हैं, ये नोजा की हरकत है? मैंने इस्तिफामिया अंदाज में पूछा। हाँ साहब, ये सारी कारिस्तानी इसकी है। वो ये गलीज काम पहले भी कर चुका है। तौफीक नफरत आमेज अंदाज में बोला। कैसा काम? मुझे ज़रा तफसील से बताओ। मैंने दिलचस्पी से बोला। साहब, ज़्यादा तफसील तो मुझे मालूम नहीं, मगर इतना पता है कि वो किसी शैतान साधु के कहने पर ऐसा कर रहा है। देहरादून के इलाके में इसकी मुलाकात एक साधु हरी राम से हुई थी। इसने कहा था अगर ये 99 इंसानों को काट कर या जिंदा किसी मगरमच्छ के आगे डाल देगा तो एक ऐसी कुव्वत इसके कब्जे में आ जाएगी जिससे ये अपनी पर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। बस उस दिन से उसने लोगों को मारने का काम शुरू कर रखा है। साधु ने उसको एक मंत्र भी सिखा दिया है, जिस पर वो मंत्र पढ़कर भौंकता है, वो इसके साथ चल पड़ता है। जाने वाला इस कदर राजदारी और चुपके से जाता है कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। तुम जो बातें बता रहे हो, तुमने अपनी आंखों से ये सब देखा है या एवी है पर कि उड़ा रहे हो? सच्ची बात यह है कि मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। जनाब, अपनी आंखों से तो नहीं देखा, मगर मुझे ये सब बातें नरीनदर ने बताई हैं। क्योंकि देहरादून में जब उसने लोगों को मारना शुरू किया था तो कुछ लोगों ने उसे खूब पीटा था। तब नरीनदर ने मिन्नत समाजित करके उन लोगों से इसकी जान छड़ाई थी। ये नरीनदर कौन है? और क्या ये सब बातें उसने सिर्फ तुम्हें ही बताई हैं या सब लोगों को पता है? मैंने तौफीक को कुरीदा। नहीं, और किसी को तो नहीं मालूम, इसने सिर्फ मुझे ही बताया था। नरीनद रोही बूढ़ा तूरखान है जो लकड़ियां काट काट कर देता है। ठीक है, तुम जाओ और किसी से इस बात का जिक्र मत करना। मैं नोजा और नरीनदर दोनों से पूछता हूँ। अगले दिन में नोजा को अपने पास बुलाया। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था कि पता नहीं मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। मैंने इसे डांट कर कहा, कांप क्यों रहे हो? क्या मैं तलवार लिए खड़ा हूँ जो तुम्हार अलिफ सर काट दूंगा? मेरी कड़क आवाज़ पर उसने कांपना तो बंद कर दिया, मगर हल्की हल्की कपकपी इस पर ज़रूर तारी थी। इसकी हालत देखकर एक बात तो मैं समझ चुका था कि इस मामले में इसका कोई हाथ नहीं। कमज़ोर दिल और डरपोक इंसान ये घनावना काम नहीं कर सकते, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। और मगर नोजा ने थर थर कांप कर ये साबित कर दिया था कि वो कमज़ोर दिल होने के साथ साथ बुज़दिल भी है। देखो नोजा, मेरी तुम्हारे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं जो पूछूं इसका सही सही जवाब देना, वरना बंदूक से तुम्हारी टांगें जख्मी करके जंगल में छोड़ आऊँगा, जहाँ तुम किसी दरिंदे का नवाला बिन जाओगे। मैंने रोबदार लहजे में कहा। हाँ जी, पूछिए सरकार, क्या पूछना है? इसने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। अलामत तअज्जुब, ये जो 2 आदमी और एक औरत गायब हुए हैं, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? मैंने सवालिया निगाहों से इसको देखा। कसम सरकार, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ज़रूर आपको किसी ने भड़काया है। इसका रंग उड़ गया था। अच्छा, तो तुम साधु को भी नहीं जानते जो तुम्हें देहरादून में मिला था? और उसने कहा था अगर तुम कुछ इंसानों को मारकर मगरमच्छ के आगे डालोगे तो तुम्हें एक ऐसी कुव्वत मिलेगी जिससे तुम्हारे सब काम झटपट हो जाया करेंगे। मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। यकीना आपको ये बात तौफीक ने बताई होगी, वो कमीना मुझ पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाता रहता है। नौजा की घबराहट और कैकपी यकदम दूर हो गई और वो गुस्से से दांत निकालने लगा। देखो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। इस बारे में नरीनदर तरक्खान को भी पता है। अगर मैं उन दोनों को सामने ले आया तो फिर तुम्हारे लिए मसला ख़राब हो सकता है। मैं इस पर इसलिए दबाव डाल रहा था
ताकि इसके मन में जो भी बात है बता दे, वरना मैं समझ तो चुका था कि वो ये सब नहीं कर सकता। सरकार, ये साधु वाला चक्कर नरीनदर तरक्खान का है और बीच में मुझे फंसा रहा है। ये बूढ़ा देहरादून का रहने वाला है। मैं वहाँ पर एक चौधरी साहब के यहाँ मुलाजिम था। वो बड़े जमींदार थे, उनकी ज़मीनों की देखभाल में ही किया करता था। एक बार जब मैं करीबी नदी से इसके खेतों को पानी लगा रहा था, तो मैंने देखा कि रात की तारीकी में कोई शख्स किसी को कंधों पर उठाकर चल रहा है। मैं इसके पीछे हो लिया। मैंने देखा ये नरीनदर तरक्खान था, जिसने एक बच्चे को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। नरीनदर बच्चे को लेकर नदी किनारे पहुंचा। मैं इसके पीछे था। नरीनदर ने इधर उधर देखे बगैर ही बच्चा नदी में फेंक दिया। फौरन ही वहां एक मगरमच्छ जाहिर हुआ और उसने बच्चे को फौरा अपने जबड़ों में लेकर चीर फाड़ डाला। उसी दौरान नरीनदर ने मुझे देख लिया और घबरा गया। फिर इसने मुझे धमकी दी, अगर इस बारे में मैंने किसी को बताया तो चौधरी साहब से शिकायत करके काम से निकलवा दूंगा। क्योंकि चौधरी इसकी बात बहुत मानता था। मैं मुलाजिम आदमी था, इसलिए चुप हो गया और किसी को उसके बारे में कुछ ना बताया। चंद रोज बाद मैंने देखा कि एक औरत नरीनदर के साथ चली आ रही है। औरत इसके साथ यूं चल रही थी जैसे इस पर जादू किया गया हो। वो बिल्कुल सीधी एक लकीर पर चल रही थी। फिर नदी के किनारे पहुंचकर नरीनदर ने उसे धक्का दिया। वो पानी में जा गिरी और मगरमच्छ उसे सालिम निगल गया। अब ये सिलसिला चल पड़ा। नरीनदर हर दूसरे तीसरे दिन किसी मर्द या औरत को जादू के जोर से अपने साथ लाता और नदी में गिरा देता। मगरमच्छ फौरा ही नमूदार होता और इस फौरन चीर फाड़ देता। इस तरह उसने कई बेगुनाह इंसानों को नदी में फेंककर इस मगरमच्छ का नवाला बना दी। मेरे लिए ये सब देखना ना काबिल बर्दाश्त था। मैंने नरीनदर को समझाया कि इस कभी हरकत को छोड़ दे, वरना मैं पूरे इलाके को बता दूंगा। मगर उसने मेरी बात मानने के बजाय मुझे ही बदनाम करना शुरू कर दिया और नदी में लोगों नूनगुन्ना को फेंकने का घिनौना इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। जब ये बात चौधरी को पता चली तो उसने मुझे खूब फेंटी लगाई। फिर मुझे वो इलाका छोड़कर जंगल में लकड़ियाँ काटने वालों के साथ जाना पड़ा। मैं तो आ गया, मगर कुछ ही दिनों बाद नरीनदर का भी राज फाश हो गया। चौधरी और इसके आदमियों ने उसे खूब मारा और मुंह काला करके वहां से निकाल दिया। यूं वो भी यहाँ जंगल में आ गया और मेरे साथ दूसरों की तरह लकड़ियाँ काटने लगा। उधर मगरमच्छ, जिसको इंसान खाने की लत पड़ चुकी थी, उसने कई लोगों का शिकार किया। तंग आकर लोगों ने एक माहिर शिकारी को बुलाया। इसने इन्हें इस मगरमच्छ के शर से निजात दिलाई। नरीनदर का काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो यहाँ लोगों को अपने जादू से गायब करके नदी में फेंक रहा है, ताकि इसका अधूरा काम पूरा हो जाए। और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है ताकि लोगों को उस पर शक ना हो। देखो नोजा, अगर तुम्हारी ये बातें सच हों तो मैं खुद नरीनदर को उठाकर इस मगरमच्छ के आगे फेंक दूंगा। लेकिन अगर सब झूठ हुआ तो तुम्हें इस मगरमच्छ की खुराक बनना पड़ेगा। अब तुम जा सकते हो। नौजा सर झुका कर चला गया और मैंने नरीनदर से मिलने का इरादा कर लिया। शाम को मैं इसकी झोपड़ी में चला गया। वो चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। मुझे देखकर ना तो उसके चेहरे के रंग उड़े और ना ही उसने मेरी आमद को कोई खास अहमियत दी। नदी में और कितने आदमी मगरमच्छ के सामने फेंकने हैं, जिससे तुम्हारा रुका हुआ काम चल पड़े और वो कुव्वत तुम्हारे कब्जे में आ जाए। मैं बिल्कुल उसके सामने जा खड़ा हुआ और सवालिया अंदाज में ऐसे बोला कि हुक्का उसके हाथ से छूट गई। इसने मेरी तरफ नजरें उठाएं, फिर हक्के के 2-4 कश लगा कर बोला, कौन से आदमी, कैसा मगरमच्छ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? अनजान मत बनो। नरीनदर, तुम बुजुर्ग हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ से नरमी से पेश आ रहा हूँ।
देहरादून में तुमने उल्टे सीधे चूले करते हुए कई लोगों को मगरमच्छ के आगे फेंका था। फिर जब नोजा ने तुम्हारा राज फाश किया तो तुमने चौधरी से कहकर इसकी पिटाई करू दी, और जब इन्होंने तुम्हें मार पीट कर निकाला तो तुमने यहाँ वो काम शुरू कर दिया। मगर ये बात याद रखना, ये जादू शादू कुछ नहीं होता। किसी जानवर को इंसानों का गोश्त खिलाने से कोई ताकत हाथ नहीं आती। ये सब बकवास और घटिया बातें हैं। अगर ये सब सच होता तो वो साधु जिसने तुमको ये सब बताया था खुद इस दुनिया को ताबे ना कर लेता। सरकार, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने ही उन लोगों को मगरमच्छ के आगे डाला है? रही बात नोजा की, तो वो खुद ये सब काम कर चुका है। पहले इसे पकड़िए, फिर जब मेरे खिलाफ कोई सबूत मिले तो बात कीजिएगा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।